उससे पीछे हटे। तो वही जो ये स्ट्रेंथ है जो एमसीएल में आती है, अभी मैं ऐसे व्यक्ति को बुलाना चाहूंगी कि जिनके सामने जितने ज्यादा चैलेंजेस आते हैं, जितने ज्यादा कठिनाइयां आते हैं, वो उतने ही स्ट्रांग बनते जाते हैं। और जिन्होंने ये ठान ही लिया है कि एमसीएल थ्रू हम भारत को एक सुपर पावर बनाएंगे, एक महासत्ता फिर से बनाएंगे, तो अभी मैं बुलाना चाहूंगी वही एमसीएल के रचनाकार, सलाहकार और शिल्पकार डॉक्टर श्याम गौलभ सर। थैंक यू। थैंक यू मैडम। एंड दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर श्याम गौलभ फिर से एक बार आपका इस ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आप अपने साथ अपने परिवार का, एमसीएल का परिवार और आपका परिवार दोनों का ख्याल रख रहे हैं। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐसे टॉपिक के साथ। दोस्तों, किसी भी समाज की उन्नति के लिए 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक है ईंधन, दूसरी है ऊर्जा। आर्थिक अगर सामाजिक उन्नति की भी मैं बात करूं, सामाजिक विकास की बात करूं, तो भी ईंधन और ऊर्जा बहुत जरूरी है। अगर स्कूल है, मेडिकल फैसिलिटी है, अगर हाउसिंग है, वाटर सप्लाई है, ये जो बेसिक चीजें हैं किसी भी समाज के लिए जरूरी होती है, उसके लिए भी ये ईंधन और ऊर्जा बहुत जरूरी है। लेकिन अगर मैं औद्योगिक विकास की बात करूं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करूं, तो उसके बिना तो शुरुआत ही नहीं हो सकती। ये ईंधन और ऊर्जा अपने आप में एक सेक्टर है। ईंधन यानी ऑयल एंड गैस, ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिसिटी, पावर। अभी लास्ट ईयर ही फिर से फोर्ब्स ने बताया कि दुनिया में सबसे बड़ी इंडस्ट्री अगर कोई है तो है वो है ऑयल एंड गैस, और बहुत सालों से, सैकड़ों सालों से चलता आ रहा। और उसके साथ दूसरी है पावर। लेकिन ये इंडिपेंडेंट जो इंडस्ट्री है उसको छोड़ किसी भी इंडस्ट्री की बात करिए, किसी भी इंडस्ट्री के लिए अगर वहां इंडस्ट्री लगानी है, कुछ काम करना है, तो बहुत जरूरी उसकी शुरुआत होती है इस ईंधन और पावर के साथ, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली के साथ। दोस्तों, ऐसे देश जो आज की तारीख में दुनिया में विकसित है, पूरी तरह से डेवलप्ड है, उन्होंने सिर्फ एक काम किया है, एक काम के ऊपर फोकस किया कि कैसे उनका देश इस ईंधन और ऊर्जा में आत्मनिर्भर। तो एमसीएल की जहां तक बात है, तो एमसीएल मूलतः, प्राथमिकतः एमसीएल एक ऑयल एंड गैस कंपनी है। अभी ये जो ऑयल एंड गैस का सेक्टर है हमारे सामने, पूरे दुनिया में क्या होता है ऑयल एंड गैस में? तो ऑयल एंड गैस में क्रूड ऑयल हम लोग धरती से निकालते हैं। भारत की बात करें तो हम लोग 80% से ज्यादा ये क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस बाहर से मंगाते हैं, इंपोर्ट करते हैं। और हमारे यहाँ सिस्टम है रिफाइनरीज की। इस रिफाइनरीज में इस क्रूड ऑयल से, नेचुरल गैस से अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं, और ये प्रोडक्ट हम लोग अलग अलग जो उपभोक्ता है, कस्टमर्स है, उनको हम लोग पहुंचाते हैं। अभी ये सभी प्रोडक्ट्स को स्टोर करने का, उसका ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक का, इसका पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी दुनिया में, सीएनजी पेट्रोल डीजल के पंप है, गैस के एजेंसीज है। तो ये बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो इस पे बिजनेस कर रहे हैं उस कंपनी के पास भी है, और जो उपभोक्ता है, कस्टमर है, उनके पास भी अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर है ये सभी जो ईंधन है उसका उपयोग करने का। अभी एमसीएल एक ऐसी चीज करने वाली है कि एमसीएल इस पूरी व्यवस्था, ये पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी बना हुआ है, इस व्यवस्था में, इस इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग इस्तेमाल कर सके ऐसे ईंधन का निर्माण करने वाली। तो एमसीएल ये पूरे जो चीजें हैं, ये जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, व्यवस्था है, इस व्यवस्था में हम यूटिलाइज कर सके, हम लोग उसका इस्तेमाल कर सके, ऐसे ईंधन हम लोग तैयार करने वाले हैं। और इसका नाम है, इसको कहते हैं ड्रॉप इन फ्यूल्स। तो जो ईंधन हम लोग तैयार करेंगे, एमसीएल तैयार करेगा, वो ईंधन हमारे कस्टमर, हमारे ग्राहक, हमारे सप्लायर्स, सभी लोग आराम से अपनी आज की जो एग्जिस्टिंग व्यवस्था है उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, तो ऑयल एंड गैस जो इंडस्ट्री है, वह आज खनिज तेल और खनिज नेचुरल गैस जा रहा है, और उसी व्यवस्था में हम लोग लेके आएंगे रिन्यूएबल ऑयल और रिन्यूएबल नेचुरल गैस।
दूसरा जो ऐसे सेक्टर है वो है इलेक्ट्रिसिटी। दोस्तों, हम आने वाले दिनों में इलेक्ट्रिसिटी, बिजली में भी काम करेंगे। हम पावर जनरेट करेंगे, पावर लोगों को देंगे। अभी आज की तारीख में पावर, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, ये भी एक बहुत बड़ा व्यवसाय है, बहुत बड़ा सेक्टर है। और किस तरह से पूरी दुनिया में पावर बनती है, तो आज भी अगर आप देखोगे तो पूरी दुनिया में 75% और कभी कभी 80% तक ये पावर जनरेट हो रही है, ये बिजली बन रही है आज भी फॉसिल फ्यूल से। अगर मैं हमारे देश की बात करूं तो हमारे देश में भी अगर आप देखोगे कि जब हम आजाद हुए, तब से लेके आज तक अगर आप देखोगे तो जो बिजली की जरूरत हमें जब आजाद हुए तब थी, उससे कई गुना बिजली की जरूरत आज बढ़ गई है। लेकिन प्रति व्यक्ति बिजली हम लोग कितना इस्तेमाल करते हैं, वो अगर आप देखोगे तो आज की तारीख में पूरी दुनिया में जितना एवरेज है प्रति व्यक्ति बिजली का, उससे सिर्फ 1/3, 30% ही हम लोग बिजली का इस्तेमाल करते हैं। यानी अगर हमें पर्याप्त बिजली चाहिए तो आज जितनी बिजली हम लोग तैयार कर रहे हैं और कंज्यूम कर रहे हैं, उससे 3 गुना बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन आज की तारीख में भी जो बिजली हम लोग तैयार कर रहे हैं उसमें से ऑलमोस्ट 65%, यानी 60 से 65% हम लोग आज भी ये बिजली सिर्फ और सिर्फ इस फॉसिल फ्यूल से बना रहे हैं, खनिज ईंधनों से बना रहे हैं। पूरी दुनिया में मैक्सिमम बिजली बन रही है आज खनिज ईंधनों से, हमारे देश में भी वैसे चल रहा है। और ये 60-65% में सबसे ज्यादा बिजली कौन तैयार करता है, तो वो है कोयला। कोयला मिनिमम 55% कोयला लगता है इस बिजली तैयार करने के लिए। इसलिए आप देखते हो कि जब जब इस कोयले का सप्लाई कम हो जाता है, तब पूरे देश के ऊपर इस बिजली का संकट आ जाता है। दोस्तों, इस सेक्टर में भी जब एमसीएल काम करेगी, तब इधर भी हम ये पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर आज बना हुआ है, यानी हमारे यहाँ बहुत सारे औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प है जहां कोयले का इस्तेमाल करके हम लोग बिजली का निर्माण करते हैं। ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जहां नेचुरल गैस तैयार होता है, नेचुरल गैस से बिजली तैयार कर सकते हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब कुछ हम लोग उपयोग में लाने वाले हैं। ये सब का हम लोग उपयोग करने वाले हैं। यहां भी हम लोग क्या करने वाले हैं कि अगर इस पूरी व्यवस्था में कोयला आज इस्तेमाल हो रहा है, जो हम लोग बाहर से भी मंगाते हैं, यहाँ वहां से खदाने करते निकालते हैं, उस जगह पे, उस खनिज के जगह पे, खनिज कोयले की जगह पे हम एमसीएल अपना कोयला लेके आने वाले, जिसको हम लोग कहेंगे बायोकोल। और इस पूरी व्यवस्था में से ही हम लोग अपनी बिजली को निर्माण करेंगे। और उसके बाद जो ट्रांसमिशन, इसके बाद जो स्टोरेज वगैरह, वो वैसे ही रहेगा जैसे आज हमें दिखाई देता है। दोस्तों, तो ये दोनों तरह के जो फ्यूल्स है, यानी एक है ये खनिज ईंधन और ऊर्जा, जो आज की तारीख में ये दो बड़े बड़े सेक्टर चला रही है। और जिस ईंधन की हम लोग बात करें, रिन्यूएबल ऑयल, रिन्यूएबल गैस, ये सभी जो ईंधन है, ये दोनों प्रकार के सभी ईंधन जिससे आज दुनिया चल रही है, ये सभी आते हैं बायोमास से। ये सभी के मूल सोर्स क्या है, तो वो है बायोमास। तो पूरी ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री, पूरी पावर सेक्टर ऑल ओवर द वर्ल्ड, दुनिया में जो आज बन रही है, जो हो रहा है, वो हो रहा है सिर्फ और सिर्फ बायोमास की वजह से। दोस्तों, बायोमास इज एवरीथिंग। क्या है बायोमास? तो बायोमास यानी सब कुछ जिससे सजीव बनते हैं। अभी सजीव यानी क्या? तो सभी तरह के वनस्पति, सभी तरह के प्राणी, सब 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 जो इस पूरी सृष्टि में जो भी सजीव है, वो मिलके बनता है बायोमास। और अगर बिजनेस सेक्टर की बात है, अगर बिजनेस सेक्टर में हम ऑयल एंड गैस में सबसे बड़ी कंपनी बननी है हमें, पावर में, इलेक्ट्रिसिटी में सबसे बड़ी बननी है, ये दो सेक्टर पे हमें बिजनेस करने हैं और सबसे बड़ी जो हमारा पोटेंशियल है वो काम करना है। लेकिन एक्चुअली बिजनेस, ये तो हुए सेक्टर्स, लेकिन एक्चुअली बिजनेस, एक्चुअली काम हमें पूरे जिंदगी भर अगर कुछ करना है, तो वो है सिर्फ और सिर्फ बायोमास के ऊपर। दोस्तों, आप, मैं, हमारा पूरा एमसीएल परिवार, हमारे सभी उद्योजक, हमारे सभी किसान, सभी लोग मिलकर सिर्फ एक ही चीज के ऊपर फोकस करने वाले हैं, और वो है बायोमास। तो चलिए समझते हैं इस बायोमास के बारे में। सबसे पहले तो आज की तारीख में बायोमास का अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है? तो पूरी दुनिया में कोई भी कॉन्फ्रेंस से लेके कोई भी किताब अगर आप पढ़ोगे, तो बायोमास का अर्थ ये बताया जाता है कि ऐसा रॉ मटेरियल जिससे बायोफ्यूल बनता है, बस। ऐसी सिंपल व्याख्या वहां है। और जैसा मैंने कहा कि सभी सजीव की सभी चीजें,
एक तो वनस्पति प्राणी की सभी वो सभी सजीव है, और उनसे निकलने वाली सभी जो चीजें है वो सभी मिलके बायोमास बनता है। और कौन बनाता है ये बायोमास? तो ये बायोमास बनाता है वनस्पति, ये बायोमास बनाता है ये पौधा। हमारे वनस्पति बायोमास बनाते हैं। एक प्रक्रिया होती है जिसका नाम है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। इसमें हर वनस्पति ये जो सूरज में जो रोशनी है, ये जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को अपने अंदर स्टोर करती है। वो जो प्रकाश ऊर्जा है उसको केमिकल ऊर्जा में, अनाज के इसमें स्टोर करती है। और ये जो एनर्जी है, इस एनर्जी को फिर बाकी के सभी सजीव लेते हैं। कैसे? तो इस वनस्पति को खाके उनको वो ऊर्जा मिलती है। मैक्सिमम जो सजीव है वो वनस्पति को खाते हैं और ऊर्जा प्राप्त करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्राणी हैं कि जो छोटे छोटे खाते हैं और ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो अल्टीमेटली ये सब कुछ जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, ये हमारे पौधे, हमारी वनस्पति बनाती है। दोस्तों, आज की तारीख में ये मैं कहता हूं कि दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे बेस्ट अगर बैटरी कोई है तो ये वो है पौधे। अभी कैसे मैं आपको बताता हूं। देखिए, आज की तारीख में इंडस्ट्री में ऑल ओवर आप क्या देख रहे हो कि सब जगह ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सब जगह इलेक्ट्रिसिटी। रिन्यूएबल यानी क्या? तो इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी करो और सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी पे डाल दो। गाड़ियां चलाओ, बसेस चलाओ, घर चलाओ, सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी पे करो। ओके, लेकिन क्या आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन। यानी अगर मैं हमारे देश की बात करूं तो हमारे देश में भी आज की तारीख में लगभग 25%, 30% से लेके कहीं कहीं 40% तक हमारी बिजली इस ट्रांसमिशन में चली जाती है। स्टोरेज सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आज बिजली आसानी से लोग तैयार कर रहे हैं, दुनिया तैयार कर रही है। क्या करना है तो सोलर पैनल लगाते हैं, कोई विंड का पावर लगाता है और बिजली तो तैयार कर रहा है, लेकिन उसके ऊपर ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। इंपॉर्टेंस क्या है? तो उसको स्टोर कैसे करने का। तो पूरी दुनिया, जैसे चाइना, रशिया, ये सभी लोग सिर्फ इसके ऊपर काम कर रहे हैं। कैसे? दुनिया में जहां जहां ऐसे खदानें हैं, जहां जहां वो मिनरल्स मिलते हैं जिससे हम लोग बैटरी तैयार करें, तो उसके ऊपर पूरी दुनिया काम कर रही है। आज के तारीख में एनर्जी पावर, इसके ऊपर कौन सी कंपनी अच्छा काम करेगी? तो वो कंपनी जिसका कंट्रोल इस बैटरी के ऊपर होगा। तो सभी लोग मिलके अभी स्टोरेज के ऊपर, बैटरी के ऊपर काम कर रहे हैं। और ऐसा कहा जाता है कि ये मिनरल जो है, इट इज न्यू क्रूड। वही बिजनेस कर सकेगा, वही काम कर सकेगा जिसके पास बैटरी हो। और अगर आप हाइड्रोजन फ्यूल की बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हाइड्रोजन फ्यूल की बात कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों वो हाइड्रोजन फ्यूल भी जो है, वो ईंधन है, उसको स्टोर करने का भी प्रॉब्लम है, उसको भी स्टोर करने का प्रॉब्लम है। हाइड्रोजन फ्यूल कार में भी आपको, जैसे आप ईवी में, इलेक्ट्रिक व्हीकल में इतनी बड़ी वो बैटरी लगती है, आपको पता भी क्या हो रहा है, तो उतनी ही बैटरी हाइड्रोजन फ्यूल में भी लगती है, जिसको हाइड्रोजन सेल कहा जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग इतना सब कुछ कर रहे हैं बैटरी के लिए, इतना सब कुछ हो रहा है। और बैटरी का काम क्या होता है कि आप, जैसे आपके मोबाइल में भी बैटरी है, कार में भी बैटरी, सब जगह बैटरी। तो आप क्या करते हैं कि मोबाइल डिस्चार्ज होने के बाद उसको चार्जिंग को लगाते हैं। ओके, बैटरी, फोन को लगाओ, गाड़ी को लगाओ, जो भी है, और एक बार वो बैटरी फुल्ली चार्ज हो गई यानी क्या? तो इलेक्ट्रिसिटी के सॉकेट में जो बिजली है, उसकी जो पावर है, वो अपने फोन में आ गई। हमने फोन इस्तेमाल किया, बाद में फिर से डिस्चार्ज होने के बाद फिर से उसको लगाया। ऐसा हम लोग करते हैं। बैटरी यानी स्टोरेज। दुनिया का सबसे 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 बेस्ट एफिशिएंट स्टोरेज जो धरती माँ ने, कुदरत ने रेडीमेड अगर कुछ दिया है ना, तो ये पौधे हैं। कौन सा ऐसा स्टोरेज रहेगा कि करोड़ों सालों के बाद आज भी आप उसके अंदर जो बिजली है, जो एनर्जी है, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। आज पूरी दुनिया जिस ऑयल के ऊपर चल रही है, जिस कोल के ऊपर, जिस कोयले के ऊपर चल रही है, वो क्या है? तो हमारे बायोमास ने इन पौधों में जो एनर्जी करोड़ों साल पहले स्टोर की है, उसको आज इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग। तो मैं तो कहता हूं कि दुनिया में इससे अच्छी बेस्ट बैटरी बिल्कुल नहीं है। तो ये सब बायोमास जो है, ये हमारे पौधे तैयार करते हैं।
और यही एनर्जी फिर बाकी के सजीवों में आती है, और ये पूरी एनर्जी सभी सजीवों को, सभी सजीव सृष्टि को मिलती है। तो दोस्तों, आज अगर आप अपने कार में आप अपनी मोटरसाइकिल चला रहे हो, कार चला रहे हो, उसमें पेट्रोल है, डीजल है, जो कुछ और गाड़ी जो चला रहे हो, या अगर आप घर में बैठे हो अभी और आपके ऊपर अगर पंखा घूम रहा है, ये लाइट है, ये सब इलेक्ट्रिसिटी देख रहे हैं, ये पूरी जो एनर्जी है मालूम कहां से आती है? इसका अल्टीमेट सोर्स है सूरज, सूर्य। ये सूर्य की एनर्जी है जो इस बायोमास ने, इस पौधों ने बायोमास में तैयार की, स्टोर की, और फिर इस बायोमास से ये पेट्रोल निकला, डीजल निकला, क्रूड ऑयल निकला, नेचुरल गैस निकला। तो इस सभी तरह की जो एनर्जी और ऊर्जा है, उसका एकमेव स्रोत, सबसे बढ़िया स्रोत है वो सूर्य। वैसे ही कोल बना, ऐसी जो बायोमास है, ये जो वनस्पति है, ये वनस्पति मरने के बाद फिर नीचे नीचे दबके गए, और अंडर हाई प्रेशर टेम्परेचर फिर वो धीरे धीरे करके कोल में चले गए। और कितने साल पुराना आपका बायोमास है, उसके ऊपर होता है कि कैसे कोल आपका बनेगा। तो आज कुछ कोल बहुत अच्छे है, एंथ्रासाइट तो बहुत पुराने बन चुका है। हमारे देश में थोड़ा सा कोल एंथ्रासाइट नहीं मिलता, तो कम मिलता है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत रिसेंटली चालू हुआ इतना। तो जितनी उम्र होती है आपके बायोमास की, वैसे आपका कोल रहेगा। वैसे ही क्रूड ऑयल है। अभी क्रूड ऑयल तो आप देखोगे तो जितनी वनस्पति, मैं तो कहता हजारों गुना से भी ज्यादा वनस्पति, ये सजीव हमारे पानी में होते हैं। क्या मेरी इंटरनेट कनेक्शन सही है मंगेश सर? यस सर, यस सर। ओके। तो इससे कई गुना ज्यादा सजीव वनस्पति प्राणी पानी में है। 70% पानी है हमारी इस दुनिया में, इस धरती के ऊपर। इसीलिए आप देखोगे कि मैक्सिमम जो क्रूड ऑयल का एक्सट्रैक्शन है ना, पानी से निकाला जाता है, क्योंकि करोड़ों सालों से ये पूरे जीव पानी के अंदर से फिर नीचे दबते जा रहे हैं, और अंडर हाई प्रेशर और टेम्परेचर इसको तेल में रूपांतर हो रहा है। और वैसे ही नेचुरल गैस ऐसे ही बना है। और हम आज की तारीख में भी जो बायोमास जनरेशन हो रहा है, वो दो तरीके से होता है। एक तो नॉर्मल प्रकृति की अपनी प्रक्रिया है, जिसकी वजह से ये बायोमास तैयार हो रहा है, अंदर जा रहा है, रिसाइकल हो रहा है। और दूसरी तरह का बायोमास है जो आज हम लोग देखेंगे, हम लोग आज की तारीख में तैयार कर रहे हैं। तो एक तो हम डोमेस्टिक अपने जो जी रहे हैं हम लोग जिंदगी, उससे बायोमास कुछ तैयार होता है, और दूसरा हम लोग एक्चुअली कमर्शियल एक्टिविटी करते हैं, बिजनेस करते हैं, जिससे बायोमास तैयार होता है। और सबसे बढ़िया जो काम है जिससे हम लोग ज्यादा से ज्यादा बायोमास कमर्शियली तैयार करते हैं, वो है खेती। तो चलिए देखते हैं सोर्सेस कि किससे किससे आज की तारीख में बायोमास जनरेट हो रहे हैं। मैं आज आपको वो चीजें बताने वाला हूं कि जो आज की तारीख में अभी इधर आज हमारे सामने उपलब्ध है बायोमास। आज मैं किसी भी जो बायोमास हम लोग खेतों में तैयार करेंगे उसकी बात नहीं करने वाला। आज जो हमारे सामने उसके बात उसको हम लोग देखेंगे। तो नंबर 1 सोर्स है एग्रीकल्चर। भारत एक इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर कंट्री है। हमारी पूरी अर्थव्यवस्था हमारी कृषि के ऊपर निर्भर है। तो जितना कृषि का उत्पादन होता है, उसी के साथ उतने ही प्रोपोर्शन में कृषि का रिलेटेड जो बायोमास है, जिसको हम वेस्ट कहते हैं या रेसिड्यू कहते हैं, वो भी तैयार होता है। दूसरा है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। दोस्तों, हम दुनिया के दूसरे नंबर पे आबादी है। आज 140 करोड़ से ज्यादा लोग हमारे यहाँ रहते हैं, हमारे देश में रहते हैं, और ये सभी लोग अपनी जरूरतों के लिए कुछ ना कुछ सामान का उपयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, और उसको छोड़ भी देते हैं, उसको वेस्ट करके देते हैं। तो ये जो वेस्ट तैयार हो रहा है, ये वेस्ट शहरों में, गांव में 60% मिनिमम ये जो वेस्ट है वो गीला कचरा है। और ये गीला कचरा यानी हमारे लिए ये बायोमास है। दूसरा सीवेज। ये सभी लोग 140 करोड़ लोग जब सुबह शौच के लिए जाते हैं, और जो वेस्ट, जो ह्यूमन वेस्ट वहां निकलता है शौच में, ये बहुत बड़ा सोर्स है बायोमास का। ना इसके ऊपर कुछ अंदाजा है, ना उसके ऊपर कुछ एफिशिएंटली हम लोग काम करें, लेकिन ये बहुत बड़ा सोर्स है बायोमास का। दूसरे एनिमल्स। दोस्तों, दुनिया में हम मनुष्य की आबादी में क्रमांक 2 में है, लेकिन हम लोग अगर जानवर की बात करें, एनिमल्स की बात करें, तो दुनिया में नंबर 1 है अपना। सबसे ज्यादा जानवर हमारे देश में।
53 करोड़ 57 लाख इतने जानवर, इतने एनिमल्स आज हमारे देश में है, और ये बहुत बड़ा पॉपुलेशन है। उनका जो वेस्ट है ये भी एक बहुत बड़ा सोर्स है बायोमास का। इंडस्ट्रियल, जब इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है जो कृषि पर आधारित है, तो कृषि आधारित प्रकल्प, बिजनेस प्रोजेक्ट भी है हमारे यहाँ बहुत सारे। और ये जो कृषि आधारित प्रोजेक्ट्स है, इसके प्रोडक्ट्स है या वेस्ट है, बाय प्रोडक्ट्स, ये सभी बायोमास में आता है। जैसे अभी शुगर की इंडस्ट्री लीजिए, गन्ना आपने डाला तो वो शुगर बनने के बाद उसके साथ फिर मोलासेस, बगासेस, ये सब तैयार होता है। ये भी आज की तारीख में एक बड़ा आउटपुट है बायोमास का। और हमारे देश में लगभग 25% यानी 24.56, ये 2019 की फिगर है। तो 25% जो प्रदेश है वो जंगल यानी फॉरेस्ट के अंदर है। और ये फॉरेस्ट, जहां हम लोग जानते हैं सभी कि बड़े बड़े वेजिटेशन होते हैं, तो उसमें अपने आप एक बायोमास जनरेट होता है जो हमको मिलता है। और इस बायोमास से क्या करेंगे फिर हम लोग, क्या यूज है आज इस बायोमास का? तो मैं कहता हूं कि मुझे लगता है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि क्या यूज है बायोमास। दोस्तों, यही तो बायोमास है ना जो पूरी दुनिया को ये ईंधन और ऊर्जा प्रदान कर रहा है। पूरी दुनिया की जो ईंधन और ऊर्जा की जो इंडस्ट्री वो इसी बायोमास से चल रही है। ठीक है, करोड़ों साल लगे ये सब बनने के लिए, तैयार होने के लिए, लेकिन आज भी ये वो काम कर सकता है। दोस्तों, आज भी अगर आपको लगता है कि सिर्फ करोड़ों साल ही लगते हैं जिससे फिर इस बायोमास से ईंधन और ऊर्जा तैयार हो सकती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज भी हम लोग कुछ घंटे में इस बायोमास से ऐसे ईंधन, ऐसी ऊर्जा तैयार कर सकते हैं कि जो 100% इस ऑयल एंड गैस को, 100% इस इलेक्ट्रिसिटी ऊर्जा को 100% रिप्लेस कर सकती है। तो चलो देखते हैं कोयला। कोयला नंबर 1 शत्रु है। आज अभी शेलार साहब ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग कितनी बड़ी है, और मुझे शायद आपको बताने की जरूरत है। आज कोई भी आप अखबार लीजिए, कोई भी छोटा से छोटा अखबार से लेके आप नेशनल जो अखबार है वो लीजिए, इंग्लिश लीजिए, मराठी लीजिए, रीजनल लैंग्वेज कोई भी लीजिए, हर अखबार में हर दिन आपको न्यूज दिखाई देगी सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग की। क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, मुझे अभी वो बताने की जरूरत नहीं, आप सभी जानते हैं अच्छी तरह से। नंबर 1 इसका जो कल्प्रिट है, जो शत्रु है, वो है कोयला। पूरी दुनिया में अभी पहल चल रही है कि कैसे इस कोयले को हम लोग पूरी तरह से निकाल दिया, और ऑप्शन ही नहीं नजर आ रहा है। उल्टा हम ज्यादा से ज्यादा कोयले का आज की तारीख में इस्तेमाल कर रही है, और ये काम कर सकता है हमारा बायोकोल। दोस्तों, हम अपने इस बायोमास से ऐसे कोयले का निर्माण कर सकते, कुछ घंटे में कर सकते, कुछ घंटे में। इस तरह पानी जिसको बहुत सारे साल लगे, वो टेक्नोलॉजी से हम लोग कुछ घंटे में कर सकते हैं, और उतनी ही कैलोरीफिक वैल्यू होगी। हमारे आज के जो औष्णिक ऊर्जा केंद्र प्रकल्प है, उसमें हम लोग ये बायोकोल डालेंगे ना, तो बस वही काम करेगा, वैसे ही काम चलेगा और बिजली का निर्माण होगा, लेकिन इससे ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी। दूसरा, गैस। नेचुरल गैस पूरी दुनिया में सबसे अहम बन चुका है। शायद आप नहीं जानते, लेकिन क्रूड ऑयल से आगे जा रहा है नेचुरल गैस। दोस्तों, हमारे देश में भी अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम शहरों में आज आप दिखाई देगा कि सीएनजी के पंप आ रहे हैं, मैक्सिमम शहरों में। मेट्रोज में तो ऑलरेडी इसके पंप के साथ घर की जो रसोई का जो गैस है उसको रिप्लेस किया जा रहा है मीथेन के साथ, वो पाइप नेचुरल गैस बोलते हैं उसको। तो इस पाइप नेचुरल गैस में और इस सीएनजी में क्या है, मीथेन है। भारत सरकार ने पिछले 5-6 सालों में 1.25 लाख करोड़ का निवेश किया है, 1.25 लाख करोड़, और पूरे ये इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया कि कैसे वो गैस जो हम लोग बाहर से मंगाते हैं, कैसे फिर वो बाकी के कर्नाटक में जाएगा, राजस्थान में जाएगा, या सभी जगह ये सब। तो दोस्तों, ये पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिठाया जा रहा है, और हम लोग धीरे धीरे अभी गैस के ऊपर जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, ये यूक्रेन और रशिया की जो युद्ध हुआ है, उसका कारण क्या है? तो उसका कारण है नेचुरल गैस। पूरे यूरोप को 50% नेचुरल गैस सप्लाई कर रहा है रशिया। तो रशिया का वो बहुत बड़ा मार्केट है, और ये पूरी पाइपलाइन, ये सब कुछ जाता है यूक्रेन से। तो रशिया को किसी भी हालत में उस यूक्रेन के ऊपर कब्जा करना है, ताकि उसका ये नेचुरल गैस का जो बिजनेस है वो महफूज रहे, वो ठीक। और यही बेसिक कारण है इस इंडस्ट्री का। तो दोस्तों, आज जो दुनिया में काम हो रहा है नेचुरल गैस का, जो मीथेन कर रहा है, वो सब मीथेन, वो सब नेचुरल गैस हम लोग तैयार करते हैं ना, हम लोग तैयार करने वाले हैं, हम लोग तैयार कर सकते हैं।
कि हर तरह का जो बायोमास आपको नजर आ रहा है ना, हर तरह के बायोमास से आज हम लोग ये नेचुरल गैस तैयार कर सकते हैं जो पूरी दुनिया को फ्यूल दे सकता है। और ये बायोमीथेन तो ऐसी चीज है, जैसे हम लोग देखते हैं आजू बाजू में, कि हर तरह का फ्यूल आपको रिप्लेस कर सकता है। ये पेट्रोल डीजल तो हमने देखा, इलेक्ट्रिसिटी देखी, कोयले को भी जहां जहां आप बोल सकते हो ना इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, सभी तरह के एप्लीकेशन पे हो, ये बायोमीथेन, ये बायोगैस रिप्लेस कर सकता है, और जिसके लिए बायोमास हमारे सामने है। लेकिन अगर आपको चाहिए लिक्विड फ्यूल, तो भी हम लोग कर सकते हैं। ऐसा बायोमास जिसमें शक्कर ज्यादा है, यानी जो शुगर इंडस्ट्री में होता है, जो बायोमास निकलता है ना, बगास और मोलासिस, अभी ये जो बायोमास है जिसमें शुगर ज्यादा है, इसको हम अल्कोहल में, बायोइथेनॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं, और वो बायोइथेनॉल 100% पेट्रोल का रिप्लेस कर सकता है। आज आप सभी को पता होगा कि मैक्सिमम अभी शुगर इंडस्ट्रीज वो अभी बायोइथेनॉल का निर्माण कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। और उस बायोमास में अगर तेल ज्यादा है, जैसे अलगे का बायोमास, अलगे के बायोमास में तेल ज्यादा है, तो अगर आपके बायोमास में तेल ज्यादा है तो उससे वेजिटेबल ऑयल से हम लोग बायोडीजल बना सकते हैं। तो अगर आपको लिक्विड फ्यूल चाहिए तो ये भी बायोमास कर सकता है। तो दोस्तों बायोमास पूरी के पूरी ये जो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री, उसको 100% आज की तारीख में सपोर्ट कर सकता है, और ऑफ कोर्स ग्लोबल वार्मिंग भी बंद कर सकता है। और पावर इंडस्ट्री की हमारे जून 2020 की फिगर है, जहां हम देख रहे हैं कि कोयला आज भी 55% है। तो वहां हमने देखा कि कैसे हमारा ये बायोमास है, और बायोमास से जो बनती ब्रिकेट्स है, ये बायोकोल है, कैसे हम लोग 100% इस कोयले को रिप्लेस कर सकते हैं। नेचुरल गैस की बात तो मैंने आपको बताई, बाकी अदर जो रिन्यूएबल है वो भी इसको हम लोग धीरे धीरे, यानी अगर हमारी एक्चुअली अगर आप देखोगे तो हमारी इंस्टॉल कैपेसिटी इतनी है ये औष्णिक ऊर्जा केंद्र की, कि उसको अगर ये 100% पे नहीं चलती, 100% पे अगर इसको चलाएंगे तो बाकी की चीजें कम हो जाएगी, और इसको लगने वाला पूरा जो कोल है, कोयला, वो हमारे किसान, हमारे खेडूत, हमारे लोग, हम लोग तैयार करेंगे और दे सकते हैं। और लेकिन सबसे अच्छी बात जो बाकी के इससे नहीं है, जो ये फॉसिल में नहीं है, खनिज ईंधनों में नहीं है, वो सबसे अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ। वो क्या है कि हमने अभी तक कैसी बात की, ऊर्जा की बात, कि कैसे सूरज से ऊर्जा आएगी। हमारी बैटरी कौन सी, तो हमारी बैटरी है बायोमास, ये सभी सूरज की ऊर्जा स्टोर करेगी, और उसको हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे, कैसे कोयला बनाएंगे, कैसे सब कुछ, वो सब देखा हमने। लेकिन व्हाट अबाउट न्यूट्रिएंट, अभी ये जो वनस्पति है, देखो कितना अच्छा सिस्टम कुदरत ने बनाया है। ये ऊर्जा तो आपको प्रदान कर रही है, अक्षय ऊर्जा, सूरज की ऊर्जा हमेशा चलने वाली है, लेकिन उसके साथ न्यूट्रिएंट है, मूल द्रव्य है, जो हमें लगते हैं, हर सजीव को लगते हैं, वो देते हैं। यानी ये बायोमास का ऊर्जा हमने देखा। दूसरा एस्पेक्ट देखिए ना आप, न्यूट्रिएंट, ये मूल द्रव्य, जीवन सत्व, ये न्यूट्रिएंट ये भी मिलते हैं ना। एक बार अपने बायोमास से अगर नेचुरल गैस बनाया, उसके बाद ये भी मिलता है, तो उससे क्या कर सकते हैं हम लोग, तो उससे पूरी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री आज चला सकते, जो वहां तो होगा नहीं। और इससे भी ये ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये पूरा केमिकल रहित ऐसी ऐसी खेती हम लोग कर सकते हैं, उत्पादन ले सकते हैं। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत ज्यादा मिलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड शायद आपको पता नहीं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड इज अल्टीमेट। वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अगर एक जगह पे मिले, तो उसके इतने सारे प्रोडक्ट्स है कि कार्बन डाइऑक्साइड बेस्ड इकोनॉमी, ऐसा उसको कहा जाता है। आपको शायद पता नहीं कि इस कार्बन डाइऑक्साइड से बनता है मिथेनॉल, और ये मिथेनॉल सभी जगह इतने सारी इंडस्ट्री में उसका उपयोग होता है, ईंधन करके, बायोडीजल करके, सॉल्वेंट करके, मैक्सिमम जगह पे। इनफैक्ट ये चित्र जो आप देख रहे हैं अपने घर में, आज की तारीख में जितनी भी चीजें हैं, मैक्सिमम चीजें इस मिथेनॉल से बन सकती है। तो इतना बड़ा एप्लीकेशन है CO2 का, और कितनी अच्छी व्यवस्था ये कुदरत ने, दुनिया ने, आई मीन धरती माँ ने हमारे सामने रखी है। तो कितना बायोमास हम लोग तैयार कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं एग्रीकल्चर, कृषि के बारे में। दोस्तों आज की तारीख में अब ये अधिकृत जो भी फिगर मैं अभी बता रहा हूं आपको, ये सभी अधिकृत फिगर है, गवर्नमेंट की फिगर। गवर्नमेंट कहती है कि कृषि विभाग, पावर, बाकी बहुत सारे डिपार्टमेंट ने सर्वे करके ये हमारे सामने रखा है कि 450 से लेके 500 मिलियन टन इतना हर साल का बायोमास आज हमारे सामने हर साल तैयार होता है। वो इतना ज्यादा है, मीन जितना हम लोग एग्रीकल्चर करते हैं उतना ही है। जैसे अभी आप देखिए कि चावल
हम साल का चावल 120 मिलियन टन तैयार करते हैं, तो ऑलमोस्ट उस चावल को लग के जो वेस्ट है वो 80 से 100 टन हो सकता है। गेहूं 105 से लेके 115 गेहूं का अगर तैयार उत्पादन करते हैं हम लोग, तो गेहूं से निकला हुआ जो बायोमास है वो 70 से 80 टन है। अगर आप पूरे इस फूड ग्रेन की अनाज की बात करोगे तो 300 से ज्यादा 316 मिलियन टन हम लोग अनाज तैयार करते हैं। अगर आप सब्जियों की बात करोगे तो 200 मिलियन टन से ज्यादा सब्जियां तैयार करते हैं। और फलों की बात करें तो फलों में भी 100 मिलियन टन से ज्यादा हम लोग उत्पादन करते हैं। तो ये रहा बेचने वाला माल। और जो नहीं बेच सकते, जो कचरा है, जो आज की तारीख में लोगों के लिए जो बायोमास है, वो उतना ही तैयार हो रहा है जो आज हमें आज की तारीख में उपलब्ध है। दूसरा है सॉलिड वेस्ट। अभी सॉलिड वेस्ट में भी अगर आप देखोगे तो आज जितना म्युनिसिपल वेस्ट तैयार हो रहा है ना, 80 से 100 मिलियन टन हर साल का ये बायोमास है, जिसको हम लोग इस सभी चीजों में इस्तेमाल कर सकते हैं। एनिमल, दोस्तों हमारे देश में हमने देखा कि 53 करोड़ 57 लाख इतने, और ये जो एनिमल्स है ये जब सुबह, हमें सुबह नहीं, ये इनकी जो वेस्ट है, ये वेस्ट बहुत बड़ा बायोमास है। और कितना बड़ा बायोमास है तो 2600 मिलियन टन, 2600 मिलियन टन साल का ये बायोमास आज तैयार हो रहा है और उसको कुछ नहीं हो रहा है। आप सोच सकते हैं, हमको लगा एग्रीकल्चर बहुत बड़ा सोर्स है, कितना है वो 450 500, ऑफकोर्स तो बड़ा है। हमको लगता है कचरा बहुत बड़ा है, कितना है? दूसरा ह्यूमन ह्यूमन सीवेज, तो आप सोच नहीं सकते का इशू है। नो सर। मंगेश सर कुछ कनेक्शन का इशू? ओके ओके। ह्यूमन वेस्ट के बारे में तो आप सोच नहीं सकते। 140 करोड़ लोग जब सुबह शौच को जाते हैं तो क्या होता है? 140 करोड़ लोग प्रति व्यक्ति 128 ग्राम सॉलिड इतना निकलता है ऑन एन एवरेज। वो तो बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कि कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, वो सब कुछ। लेकिन कितना वेस्ट निकलता है तो आप सोच के हैरान हो जाओगे। 38,354 MLD यानी मिलियन लीटर्स पर डे, इतना शौच का ये वेस्ट तैयार हो रहा है आज हर दिन। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा रिसोर्स है, कितना बड़ा। और ये जो आंकड़ा है वो सिर्फ शहरों का है। अभी शहरों में सिर्फ 48% लोग रहते हैं, 52% हम आज भी हमारे गांव में रहते हैं। और उसमें सॉलिड वेस्ट 0.1%, यानी 1% पकड़ना चाहिए, 0.1% पकड़ते, 0.1% बस। तो हर दिन आज की तारीख में हम लोग 38.3 मिलियन टन पर डे इतना वेस्ट तैयार कर रहे हैं। साल का कितना होता है पता है आपको? 13,788 मिलियन टन। 13,788 मिलियन टन इतना बायोमास आज सिर्फ टॉयलेट से जनरेट हो रहा है। और नीचे एक ब्रैकेट में फिगर है, वो आपको क्या है वो फिगर जो मैंने सामने रखी है, तो मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूं। दोस्तों अगर 5,500 तहसील में हम लोग 100 टन पर डे आउटपुट का अगर प्रोजेक्ट करना है, हमें 100 टन CNG पर डे, तो हर दिन हम लोग पकड़ते कि मैक्सिमम 2,000 टन बायोमास लगेगा। 2,000 टन एक तहसील में हर दिन लगेगा, तो साल का कितना लगा? 7,20,000 टन। एक तहसील में 7,20,000 टन साल का बायोमास लगेगा, और जिससे हम लोग हर दिन 100 टन माल तैयार करके बेचेंगे। अभी 5,500 जगह में कितना लगेगा साल का? तो वो फिगर है 3,960 मिलियन टन। तो 3,960 जिसपे हम लोग काम करने वाले हैं, किसानों के साथ सब कुछ करें, वो सब सही है। वो एक जगह मैं जरा रखता हूं आजू बाजू, आप सामने देखिए कि 13,728 यानी उससे कई गुना ज्यादा, 3 गुने से ज्यादा आज हमारे सामने ये बायोमास है। और बाकी की सोर्स के तो मैं आंकड़े आपको बताता नहीं कि कितना फॉरेस्ट से निकलता है, और बाकी कई सारे ऐसी इंडस्ट्रीज और कुछ है जिससे ये सब निकल रहा है। तो आज जो सामने हमारे बायोमास है उसका पोटेंशियल शायद हमें समझ नहीं रहा।
उसका इतना ह्यूज पोटेंशियल है, इतना कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि पहली बात तो आप याद रखिए कि बायोमास ये जलाने वाली चीज ही नहीं, बेचने वाली चीज है, 2 पैसे कमाने वाली चीज है, ये पहले हमको समझना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा रिसोर्स है। ये लोग कहाँ कहाँ जाते हैं समुद्र के एकदम किनारे वो तेल वगैरह करने के लिए, इससे हम लोग सब कुछ बना सकते हैं, ये पहले समझने की जरूरत है हमें। ये बायोमास से क्या होता है, तो एक सिंपल एक हमने एनिमल्स का उदाहरण देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं कि सभी जो एनिमल्स है उनका अगर हम लोग वेस्ट कलेक्ट कर पाए तो 2600 मिलियन टन इतना साल का मिलेगा। और अगर वो मिलेगा तो हम लोग बायोगैस 2,63,702 मिलियन क्यूबिक मीटर, यानी ऐसा समझिए कि 263 मिलियन टन पर एनम साल का इतना तय करके। और ये पूरा प्रोजेक्ट, ये रिपोर्ट हमारे भारत सरकार की है, इन्होंने बनाया। इनका जो नाम मैंने लिखा है आपके सामने, IK गुजराल पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी, एक वाइस चांसलर वेल्लोर यूनिवर्सिटी और बाकी के सभी जो बहुत सीनियर और साइंटिस्ट लोग हैं, उन्होंने 2017 में ये करके भारत को दिया है कि देखिए हम सिर्फ लोगों का जो है एनिमल्स का जो काउडंग है उससे हम लोग 263 मिलियन टन साल का बायोगैस, बायोमीथेन नहीं, बायोगैस में क्रूड बायोगैस की बात कर रहा हूँ। और ये 198 यानी क्या है मैं आपको बताता हूँ, 198 मिलियन टन यानी मैं प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, सिर्फ बायोगैस की नहीं। तो हर दिन अगर 100 टन हर तहसील में निकला तो 5,500 तहसील में साल का बनता है 198 मिलियन टन। तो टोटल बायोमास पोटेंशियल, ये सिर्फ तो एग्जांपल था, टोटल बायोमास पोटेंशियल है आज हमारे देश में 17,200 मिलियन टन का है। 17,200। दोस्तों क्या होता है, देखो 17,200 की अगर ग्रॉस बात करें तो, और क्रूड बायोगैस जनरेशन की बात करें तो क्रूड बायोगैस जनरेशन ऐसा समझते कम से कम 8% से लेकर 10% ही होता है। अभी मैं ये पूरे ये जो बायोमास है, कितना सॉलिड कंटेंट है, सब इसके बात कर रहा हूं। तो 8% भी अगर बायोगैस निकलता है तो 1400 मिलियन टन आज बायोगैस निकल सकता है, 1400 से लेके 1720 मिलियन टन। और अगर मीथेन यानी फ्यूल की अगर मैं बात करूं सिर्फ 4%, कि ये जो हमें 8% बायोगैस मिल रहा है उससे सिर्फ आधा 50% ही मीथेन है। अगर उसमें ज्यादा होता है लेकिन एकदम कम से कम पकड़ रहा हूं मैं, तो भी आज 700 से लेके 1000 मिलियन टन साल का इतना मीथेन, इतना फ्यूल हम लोग आज जनरेट कर सकते हैं। और आपको पता है कि हम लोग कितना इंपोर्ट करते हैं? ये ऑयल एंड गैस में अगर आप देखोगे तो पिछले साल 212 मिलियन टन हम लोगों ने बाहर से क्रूड ऑयल मंगाया, और फिर चलो पकड़ते हैं कि 225 वगैरह तक हो जाएगा इस साल जो कुछ है। इलेक्ट्रिसिटी बिजली कितनी लगती है हमें? तो हर व्यक्ति के ऊपर 1208 यूनिट, ये पिछले साल का एवरेज है, 1200 यूनिट हर व्यक्ति साल में करता है। तो अगर 1200 यूनिट लगते हैं तो 140 करोड़ लोगों को कितनी बिजली लगेगी? तो 140 करोड़ लोगों को 16,91,200 मिलियन यूनिट्स, इतने यूनिट्स लगेंगे। ओके, और हमारा 1 मिलियन टन बायोगैस या बायो सीएनजी हमारा मीथेन कितनी यूनिट जनरेट करता है? तो ये एक्चुअल मशीन है, ये हमारे देश का है, भारत का मशीन है। और इसमें अगर मीथेन के ऊपर बिजली बनाने वाला ये मशीन आपके सामने, 1 मिलियन टन जो मीथेन है वो 3000 मिलियन यूनिट्स, इतने यूनिट्स तैयार कर सकता है, 3000 मिलियन यूनिट्स। तो अगर हमें पूरे देश को इलेक्ट्रिसिटी तैयार करके अगर देनी है तो हमें 563.2 मिलियन टन इतना मीथेन लगेगा। तो दोस्तों कैलकुलेट करते हैं ना, कैलकुलेट करते हैं कि आज हमारी जगह पोटेंशियल है कि हम लोग 1000 से लेकर 1400 मिलियन टन इतना फ्यूल का निर्माण कर सकते हैं। इतना बायोमास आज इधर हमारे सामने तैयार हो रहा है, हर दिन तैयार हो रहा है, हर साल तैयार हो रहा है। क्या कर रहे हैं हमें पता है सबको, जला रहे हैं या नदियां खराब कर रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे उसके साथ, अच्छे पानी के स्रोत बिगाड़ रहे हैं, जमीन खराब कर रहे हैं, एयर पोल्यूशन कितना बढ़ा रहे हैं, वो कचरे को जला रहे हैं हम लोग। पूरे इस बायोमास को हम लोग लिए हमारे आज के सामने है कि जिससे 1000 से लेकर 1400 मिलियन टन इतना ईंधन तैयार हो सकता है। ऑयल एंड गैस के लिए लगता है 250 मिलियन टन। तो इससे जो बनेगा ना, तो 250 मिलियन टन अगर हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो ऑयल एंड गैस 100% हम लोग हमारे घर में तैयार करेंगे, देश में तैयार करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी बिजली की बात करूं तो भाई 600 मिलियन टन मैक्सिमम इतना लगेगा, 563 हमने देखा तो 84 मिलियन टन।
फिर भी 200 मिलियन टन, 150 से 200 मिलियन टन इतना ईंधन हमारे पास सरप्लस में ही बचेगा, ऐसी हमारी चीज। तो आपको क्या लगता है, ये किसी को पता नहीं क्या? इसको कोई जानता नहीं क्या? सब लोग जानते हैं। ये जो आंकड़े मैंने आपको दिए हैं ना, अगर आप खुद एक जगह बैठ के पढ़ाई करोगे, देखोगे, गूगल करोगे, यहां से वहां से इंफॉर्मेशन, तो सब लोग इसको जानते हैं। सभी सरकारें इसको जानती है, सभी राज्य सरकारें इसको जानती है, सभी केंद्र सरकार इसको जानती है। अब तक के जितने भी जो डिपार्टमेंट है, जो कुछ है, वो सब जानते हैं कि इतना बायोमास है, इसे इतना सब सकता है। ये एग्जीक्यूशन कैसे करे? कैसे ऐसे ऐसे काऊ डंग या एनिमल के वेस्ट यहाँ वहां पड़े है उसको कलेक्ट करे? कैसे जो बायोमास यहाँ वहां सब कुछ फैला है उसको कलेक्ट करे? क्या करे? क्योंकि लो कॉस्ट और वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, कैसे ट्रांसपोर्टेशन करें? नहीं कर सकते हम लोग। यानी बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं कि जिसकी वजह से ये सबको पता है, ये फिगर सबको पता है कि ऐसा सब हो सकता है, लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं होता, हो नहीं रहा। हमारे देश में हर राज्य के यहाँ कितना है बायोमास, इसके अधिकृत प्रॉपर फिगर्स, ये बायोमास मार्केट कितना बड़ा है, कितना पोटेंशियल है, क्या कर सकते हैं, इसका सब कुछ बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस में इसको डिस्कशन होता है। लेकिन हमारे यहाँ जो पावर डिपार्टमेंट है, ऊर्जा, उसके अंदर एक MNRE है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, और एक एजेंसी है जिसका नाम है एरेडा, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। वो तो कहती है कि हमारे पास इतना बायोमास है कि सिर्फ बायोमास के ऊपर कितनी बिजली बना सकते हैं हम लोग, तो 19,000 से लेकर 50,000 मिलियन, और इसमें वो सिर्फ बायोमास कंसिडर करते हैं, बाकी वेस्ट वगैरह की बात नहीं करते। लेकिन फिर भी धीरे 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 बढ़ रहे हैं, लेकिन कितने बढ़ रहे हैं? तो हमारे पूरी जो जरूरत है सिर्फ पोटेंशियल है कितना एक्चुअली आज की स्थिति। तो दोस्तों, इसमें कुछ बेसिक प्रॉब्लम है, आपको बताता हूँ। देखिए, अभी ऐसा समझते कि ये सब देखा किसी कंपनी इंडस्ट्री और सोचा कि यस, उन्होंने देखा कि यहाँ इतना सारा चावल की खेती हो रही है, इतना सारा बायोमास तैयार हो रहा है, तो वो क्या करेंगे, वो पूरा सर्वे करेंगे और वो सोचेंगे कि मैं यहाँ फैक्ट्री लगाऊं। चावल के ऊपर जो बायोमास आज किसान जला रहे हैं, बाकी सब कुछ से हम लोग क्या एक बायोमास उसके ऊपर चलने वाला एक बिजली का यूनिट लगाओ, तो वो करते हैं, वो DPR वगैरह तैयार करते हैं, अपनी लगाते। टेक्नोलॉजी वो रहती है कि जो चावल की हंस पता चलता है आपको कि आप ऐसा कुछ ले रहे हैं किसानों से, लोगों से। जब लोगों को पता चलता है कि हमारे यहाँ से आप ऐसे ही लेके आ रहे हैं और आप 2 पैसे कमा रहे हैं, तो वो आपसे पैसे मांगे। तो यही जो बायोमास जो आपको एकदम फ्री मिल रहा था, उसके दाम होंगे 1 रुपया 2 रुपये होगा, और एक पूरी जो फिजिबिलिटी वो खतरे में आ जाएगी। दूसरा कि ये राइस का जो बायोमास है, ये कब मिलेगा? साल भर थोड़ी मिलेगा। साल भर, जैसे शुगर, गन्ने की हमने बात की, तो शुगर की फैक्ट्री सिर्फ 4 महीने चलती है। वैसे सभी जो एग्रीकल्चर बेस ऐसे जो है, गेहूं है, राइस है, सब कुछ, तो 3-4 महीने के लिए कौन लगाएगा? मुझे वो नहीं पता, और कैसे आएगा और कैसे करेगा। तो ये जो प्रॉब्लम्स है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और बहुत बड़े क्वांटिटी में वो नहीं मिलता, हर दिन नहीं मिलता, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम। आज भी अगर आप देखोगे तो बायोमास बेस्ड पावर की जो भी है यूनिट्स, कितने सारे यूनिट्स आप देखोगे तो वहां रॉ मटेरियल का सप्लाई बराबर नहीं है, क्योंकि और सभी मैक्सिमम यूनिट्स वो एक तरह के जो रॉ मटेरियल है उसके ऊपर काम कर रहा है। तो आज की तारीख में जितना भी बायोमास के ऊपर पावर जनरेशन हो रहा है, बिजली तैयार हो रही है, ऐसी जगह पे हो रही है कि जहां ऑलमोस्ट उनका जो रॉ मटेरियल है वो एश्योर्ड है, उसकी गारंटी है। जैसे शुगर फैक्ट्री, उनको पता है कि हमारे शुगर के लिए वो सब बायोमास आने ही वाला है, और चलो फिर उससे बिजली भी बनाते हैं। मैक्सिमम जगह पे बिजली आज की तारीख में बायोमास से ऐसी बन रही है। मैक्सिमम जगह पे ये शुगर फैक्ट्री अपना अपना यूनिट लगा रही है। वेस्ट है, जहाँ कचरे का प्रॉब्लम है, वहां कुछ ही लोगों ने कचरे के ऊपर एनर्जी का
प्लांट लगाया है, और इस तरह से लोग अपना काम कर कि अगर मेरे पास है ना खुद का रॉ मटेरियल तो मैं लगाऊंगा, इस तरह से आज ये काम हो रहा है। तो सोल्यूशन क्या है? तो दोस्तों सोल्यूशन ये है, सबसे पहले मैं बताऊं कि सोल्यूशन है कि ये पूरा जो बायोमास का बिजनेस है, ये तो करना पड़ेगा सबसे पहले तो सोर्स के जगह पे। हम लोग एक जगह से बायोमास लेके कहीं दूसरी जगह जाए और काम करें, ऐसा पॉसिबल नहीं, मुमकिन ही नहीं। तो सॉल्यूशन के बेस पे, और वो फिजिबिलिटी भी नहीं आती, क्योंकि आप इतना सारा पानी उसमें होता है, कोई भी यानी एनिमल का वेस्ट हो, ह्यूमन वेस्ट से लेके कई सारे ऐसी चीजें कि जो सोर्स पे हमें करनी पड़ेगी। और दूसरा क्या होता है कि अगर सोर्स पे नहीं किया ना, तो ये बाय द टाइम जब हमको मिलता है तो वो बहुत मिक्स हो जाता है। यानी अगर आप कचरे की बात करोगे तो गीला कचरा जब तक वो आता है हमारे पास, तब तो इतना पूरा मिट्टी बिट्टी यहाँ वहां से, या टॉयलेट की बात करें या काउडंग की बात करें, ये पूरी चीजें जो है ना वो इस तरह से इस मिट्टी के साथ बाकी चीजों के साथ मिलती है कि वो हम लोग कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी एम्प्लॉय नहीं कर सकते कि जिससे ये सब कुछ होगा दोस्तों। और इस पूरी चीज में हमें ना जो लोग हैं उनको अपना पार्टनर करना पड़ेगा। जो इसको तैयार करता है बायोमास को ना, वो अपने साथ होना ही चाहिए, उसके बिना ये नहीं कर सकते हम लोग। कोई भी वेस्ट, एग्रीकल्चर का वेस्ट है तो किसान हमारे साथ चाहिए। अगर एनिमल्स का वेस्ट है तो जो वो एनिमल को चराते हैं, जो कुछ काम करते हैं, वो अपने साथ चाहिए। लोगों का घर का वेस्ट है तो लोग और उन्होंने वो सेग्रेगेट करके हमें देना चाहिए, तब जाके ये आगे बढ़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यानी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, सबसे बड़ा लोग क्यों देंगे, लोग क्यों पार्टिसिपेट करेंगे, जब उनको दिखाई देगा कि 2 पैसे इससे मिलते हैं। अभी मैं हमेशा वो एग्जांपल वो हमारी इस रद्दी का, हर दिन अखबार आता है हमारे घर में, हर दिन अखबार आता है, लेकिन उसको बराबर संभाल के रखते हैं, 2-2 महीने तक संभाल के रखते हैं। 2 महीने के बाद कितने पैसे मिलते हैं? तो बहुत कम पैसे मिलते हैं, 100-150 रुपए। तो फिर भी संभाल के रखते हैं क्योंकि उसको कुछ इकोनॉमिक वैल्यू है, उसका मूल्य है, मूल्यवान है वो चीज। और ऐसा नहीं कि सिर्फ गरीब करते हैं काम, सिर्फ झोपड़ी में या चाल में रहने वाले काम करते हैं, अमीर नहीं करते, ऐसा नहीं। अमीर लोग सभी लोग उसको बराबर संभाल के रखते हैं और वो देते हैं। तो दोस्तों अगर किसी चीज को अगर आपने इकोनॉमिक मूल्य दिया, और कितना भी दो, आपके इसमें कुछ भी दो, 10 पैसे 20 पैसे, जैसे वृद्धि का जैसे मैंने एग्जांपल दिया, तो कितना ज्यादा पैसा मिलता है इससे कुछ नहीं, पैसा मिलता है ना तो फिर ये सब आगे चलेगा। दोस्तों इन सभी चीजों में एमसीएल की स्ट्रैटेजी, ये यहाँ सिर्फ हम लोग ये जो फ्राइडे के सेशंस हम लोग डिस्कस करते हैं, आप में ट्रेनिंग में बोलता हूं, मैं ये नहीं कहता कि ऐसे कुछ विषय लेता और मैं आपके सामने रखता हूं, ऐसा नहीं। ये जो सेशन होते हैं ना फ्राइडे के सेशन, ये मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ बिजनेस आइडियाज, और आने वाले दिनों में एमसीएल क्या करेगी, ये सब तो ये सिर्फ कथा करने के लिए, समझ देने के लिए, एडवाइस करने के लिए नहीं बात कर रहा हूं। एक्चुअली सॉल्यूशन लेके मैं आज आपके सामने बैठा हूं। कुछ स्ट्रैटेजी है हमारी जिसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। तो क्या स्ट्रैटेजी है दोस्तों? हम कभी भी ये बायोमास के ऊपर जब काम करने वाले हैं, लगाने वाले, कभी भी एक होने चाहिए, ऐसा नहीं, हर जगह है मटेरियल आज अवेलेबल है। अगर कोई बोल रहा है कि नहीं मैं आपको राइस नहीं दे सकता, तो दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, 5वां है, 10वां है, 25 ऐसे ऑप्शंस रहेंगे। हमारी जो भी टेक्नोलॉजी चलेगी वो इस मल्टी फीड स्टॉक बायोमास के ऊपर चलेगी। जो भी प्रोजेक्ट हम लोग लगाएंगे बायोमास के ऊपर वो मल्टी फीड स्टॉक रहेंगे। मैं जब राजस्थान पहली बार गया था कोटा, एक वहां एक डिपार्टमेंट है राजस्थान का खुद का, रिन्यूएबल ऑयल एंड गैस, रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट। तो उन्होंने एक पूरा डीपीआर, उनकी पूरी जो बुक प्रकाशित की थी, उसमें मैंने देखा कि राजस्थान में उन दिनों 296 ऐसे कुछ तहसील थे। 296 तहसील में अगर हमको प्रोजेक्ट लगाना है 100 टीपीडी आउटपुट का, 100 टीपीडी आउटपुट का अगर राजस्थान के 296 तहसील में प्रोजेक्ट लगाना है, तो उसके लिए जितना रॉ मटेरियल चाहिए यानी 2000 टन लगेगा पर हर डे, हर तहसील में, उतना बायोमास ऑलरेडी राजस्थान में है। आपको क्या लगेगा कि राजस्थान तो ऐसा है कि आप पानी कम है, खेती कम है, ऐसा लगेगा? राजस्थान की स्थिति है
कि राजस्थान में आज हर तहसील में हम लोग प्रोजेक्ट लगा सकते हैं। ये पूरे उस गवर्नमेंट ने उन्होंने जो प्रकाशित किया है उसमें लिखा है, वो पढ़ा मैंने। तो सोचिए बाकी के स्टेट का क्या, हर स्टेट में ये परिस्थिति। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि हम लोग ने ये जो रोहा में अपना जो प्रोजेक्ट है कोलाड का, वही सिर्फ हमने एक एमवीपी के तहत एक 13 गांव में सिर्फ बायोमास का सर्वे किया था 2019 में। सिर्फ मैं प्लांट की वनस्पति की बात कर रहा हूं, तो देखिए आप कितने सारे प्लांट्स हमने देखे कि कितने सारे अलग अलग प्लांट, वहां सिर्फ 13 गांव की बात कर रहा हूं मैं, 13 गांव की, या आपके हर गांव में है ये सब चीजें, ये वहां 13 गांव में ये सब दिखा। और इतना ही नहीं है, ये अब एक 26 अलग अलग तरह के वनस्पति हमने खोजी। और वो लोग, वहां के लोग क्या नाम से उसको बुलाते हैं, टेक्निकल नाम क्या है, वो कैसी तरह की जमीन रखती है, और क्या है आपको साल भर आपको बायोमास देगा, क्या सिर्फ सीजनल देगा 3-4 महीने के लिए, ये भी हमने देखा। कितना बायोमास जनरेट करता है पर हेक्टर, और उसको बायोमास लेने के लिए क्या कर सकते हैं, ये पूरी जानकारी हमने देखी। तो जो भी चीज मैं आज आपको बताता हूँ ये पूरा किया है हम लोगों ने, ये हर जगह कर सकते हैं। आपके सामने भी हर तहसील में देखोगे ना तो कम से कम 2500 आपके सामने ऑप्शन है, पर यह है यहां से हम लोग बायोमास का पावर तैयार कर सकते हैं। तो हमने 223 ऐसे अलग अलग प्लांट स्पीसीज तैयार किए जो बैरन, अनकल्टिवेबल ऐसे लैंड के ऊपर थे, समुद्र और इसके पानी में थे, सब कुछ देखा हमने। दोस्तों दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको पता चलेगा कि एमसेल कितनी दूर की सोच रख के हमने काम चालू किया। मॉड्यूलर प्लांट सिस्टम, आपको क्या लगता है कि हमने क्यों किया ये, क्यों कैसे हमारे 100 टन प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग 10 बायोरिएक्टर के सिस्टम है, 10-10 टन के, वैसे 14-14 टन के 10 टन पकड़ते हैं, तो 10-10 टन के ऐसे अलग अलग रिएक्टर्स के सिस्टम क्यों है? क्यों? बाकी पूरी दुनिया क्या करती है, 100 टन के लिए एक बहुत बड़ा सा डोम तैयार करती है, बस बहुत बड़ा अपना डोम तैयार किया, पैसे भी कम लगे आपको, और पूरा डालो उसमें सब आप कचरा बायोमास जो कुछ है। क्यों एमसीएल ऐसा करती है? एमसीएल इसलिए करती है कि अगर आपके यहाँ वहां एमवीपी में, आपके ग्राम पंचायत में अगर एक तरह का रॉ मटेरियल है, तो उसके ऊपर काम करके एक ऐसा रिएक्टर होगा, एक ऐसा सिस्टम होगा जो सिर्फ उसके ऊपर काम करे। तो एक जो सिस्टम है, अगर आपके पास 10 लगे, 10 नहीं 50 लगाएंगे हम, तो एक जो है सिस्टम है, तो वो सिर्फ वो जो वनस्पति वहां मिलती है उसके ऊपर काम है। दूसरा जो रिएक्टर सिस्टम है वो सिर्फ जो दूसरी जो चीज है उसके ऊपर काम करेगा। हर रिएक्टर सिस्टम 10 टन पर डे का है, और वो काफी है जब हम लोग गांव में काम करेंगे। अगर कहीं बनाना, केली की इतनी खेती होती है, वहां कितना बायोमास है, तो हो सकता है कि वहां जैसे नॉर्थ महाराष्ट्र में है, तो वहां कुछ ऐसे रिएक्टर सिस्टम होंगे जो सिर्फ केले के बायोमास के ऊपर काम करेंगे। आप सोच रहे हैं? तो इतनी ये जो मॉड्यूलर सिस्टम है, ये बहुत बड़ी बिजनेस स्ट्रेटेजी है जो आने वाले दिनों में हम लोग करें। और ऑफ कोर्स बायोमास फार्मिंग, ये हमने अभी आज डिस्कस नहीं करने वाले, लेकिन ये आपको पता है कि हम लोग किस तरह से, और मैं नेपियर ग्रास फार्मिंग नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ बायोमास है वहां जो बायोमास बनेगा, ऑफ कोर्स मैक्सिमम जगह पे नेपियर ग्रास करेंगे या हाथी गावत करेंगे, लेकिन हो सकता है पहाड़ी इलाके में हम लोग दूसरा कुछ करें, बाम्बू का कुछ करें या अलगे का कुछ करें। तो जो भी बायोमास अपने गांव में निकलेगा उसको हम लोग उगाएंगे किसानों के साथ और उसको यूटिलाइज करेंगे। लेकिन हमारा अप्रोच क्या होगा, हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी कि हम दोनों चीज साइमल्टेनियसली करेंगे, हम मिक्स अप्रोच रखेंगे। हम आपके तहसील, हमारे तहसील के, हमारे गांव के जो आज बायोमास जो रेडीमेड अवेलेबल है उसके ऊपर भी काम करेंगे, और हम अपने किसानों से खेती भी करवाएंगे। और ये कैसा है कि इतना सारा करके क्या करेंगे? तो दोस्तों ये कुछ ये प्याज नहीं है, ये आलू नहीं है कि बहुत होने के बाद फिर उसका रेट एकदम 50 रुपए से 5 रुपए हो जाएगा। ये ईंधन, ऑयल एंड गैस बेच रहे हैं हम लोग। हो सकता है पूरी दुनिया में नंबर 1 ऑयल एंड गैस का निर्माण करने वाला और पूरी दुनिया को सप्लाई करने वाला फिर से अपना भारत बने, और ये पॉसिबल है। और इसमें बहुत जरूरी है लोगों के बिना कुछ नहीं कर सकते। लोग देखो, और बहुत सारे लोग हैं जो हमारा साथ देंगे। और मैंने आपको बताया हर चीज के ऊपर जब आप इसको इकोनॉमी रखेंगे, ये सभी लोग, अभी लोग बोलते हैं ना कि इतनी 140 करोड़ की आबादी है, ये सब प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नहीं है मेरे लिए, हमारे लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इन लोगों के साथ ये सब कुछ कर सकते हैं, और यही मकसद है हमारे एमपीओ का,
यही मकसद है हमारे एमसीएल प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का। दोस्तों देखो, हमारे समाज में ना आजू बाजू में ये सब चीजें जानने वाले बहुत सारे लोग आपके गांव में हैं, आजू बाजू है, पढ़े लिखे हैं, उनको ये सब चीजें पता है, उनको बायोमास पता है, उनके प्रॉब्लम पता है, उसका क्या हो सकता है ये सब पता है। अच्छे अच्छे लोग हैं जो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, अच्छे अच्छे लोग हैं, गवर्नमेंट में भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट में है, मंत्रिमंडल या हमारे सभी जगह अच्छे अच्छे लोग हैं जो चाहते हैं कि इसके बारे में कुछ करे, जो चाहते हैं कि इसके लिए आगे आए, लेकिन क्या करे वो नहीं मालूम, क्या करे किस तरह करे ये नहीं पता। लेकिन एक बार आपने सिर्फ वो प्लेटफॉर्म तैयार करके दिया तो ये सभी लोग इकट्ठा आने वाले, ये सभी लोग आएंगे और सभी मिलके हम लोग इस चीज को आगे बढ़ा सकते हैं, इस सभी चीज मिलके एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और इसका सबसे बेस्ट अगर कुछ तरीका है तो वो है सैटरडे सेशन। सबसे बेस्ट 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 यानी मैं बोलता हूं, देखो आज हम सभी लोग, जैसे मैडम ने कहा कि हम सभी उद्योजक हैं, लीडर। मैं तो समझता हूं कि हमारा एक ही काम है इस समाज में, मेरा भी, मुझसे लेकर सभी लोगों को, कि हमें सिर्फ योग्य दिशा दर्शन मार्गदर्शन करना है लोगों को हमें, और ये करने का जो तरीका है वो है सैटरडे सेशन। आपको अगर सिंगल काम करना है ना पूरी जिंदगी में, तो वो करना है सैटरडे सेशन। ये जो बाकी की चीजें है ना, यानी कौन सा रॉ मटेरियल बायोमास, उससे कितना मीथेन बनेगा, उससे सीएनजी कैसा बनेगा, ये सब एक्सपर्ट्स करेंगे। वो ऑर्गेनिक खेती में हम लोग काम करें, कैसे 100% ऑर्गेनिक होगी, कैसे उसके प्रोडक्ट होंगे। अरे कल आप ऑर्गेनिक का ग्लूको बिस्किट है ना, जैसे पार्ले ग्लूको बिस्किट, वो ऑर्गेनिक ग्लूको बिस्किट से लेके ऑर्गेनिक वड़ा पाव, ऑर्गेनिक बर्गर, ऑर्गेनिक सैंडविच, सब कुछ आप बेचने वाले हो। वो आप नहीं करेंगे, वो किस तरह से बिस्किट बनेगा, किस तरह से वो वड़ा पाव बनेगा या बर्गर बनेगा, ये आपका काम ही नहीं। वो एक्सपर्ट है ना वो मार्केट में, जो पढ़ाई कर रहे हैं वो सब इंजीनियर है, सब कुछ है। आपका काम क्या सोचिए, एमईपी में जो प्लास्टिक रबर को जो रिप्लेस करना है वो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, सब एक्सपर्ट्स करेंगे। आपका काम नहीं, सिर्फ आप पहले सोचिए समझिए आपका काम क्या है। आपका काम है सैटरडे सेशन। आपका काम है कि हर हफ्ते अपने गांव में ये चीजें बताना, ये चीजें डिस्कस करना, ये चीज उनके सामने रखना और सब चीजों को मिलके उनका नेतृत्व करना, यही काम है आपका। और दोस्तों अगर आपने ये काम किया, देखो आप सब लोग बहुत ही इंस्पायरिंग काम कर रहे हैं, लेकिन अभी मुझे पर्सनली वक्त नहीं, इतना इंस्पायरिंग काम आप सभी लोग करते हो, इतने इनक्रेडिबल लोग हो आप, कि अभी तक हमारी हिस्ट्री में किसी नहीं हुआ, नहीं किसी ने किया ऐसा काम किया आपने। यानी पीछे जो मंगलवार का सेशन हुआ, वो पैसों का, कितने सारे आई मीन बेस्ट ऐसे एग्जांपल आपने तैयार किए। पैसों का एग्जांपल जो 20 लाख का काम वो 2000 में किया, कितने सारे आई मीन इनक्रेडिबल हो आप सभी लोग, जबरदस्त हो आप जिस तरह से अभी काम कर रहे हो ना, बस वही काम कर रहे हैं। लेकिन उसमें आपको ये समझना है कि उसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी नंबर 1 सैटरडे सेशन है। आप हमेशा याद रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट सैटरडे सेशन। अगर आपको कुछ नहीं जानना बाकी का तो भी चलेगा, लेकिन आप सैटरडे सेशन जरूर कीजिए, क्योंकि सैटरडे सेशन वो चीज है कि वो आपको इस तहसील में हमने सोच करके हमने प्रोजेक्ट शुरू किए कि हमें इतने 100 टन 200 टन 500 टन तैयार करना है हर दिन और मार्केट में बेचना है। लेकिन हो सकता है कि आने वाले दिनों में पूरे चीज बायोमास और सब इकट्ठा करके बहुत ज्यादा, इतनी हमारी सोच है, जो हमारा लक्ष्य है उससे कई ज्यादा हम लोग फ्यूल, हम इस ईंधन की ऊर्जा को तैयार कर सकते हैं और पूरी दुनिया में बेच सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। सारा समंदर मेरे पास है, एक बूंद पानी मेरी प्यास है। जी हाँ, श्याम सर ने आज बताया कि भारत में इतना बायोमास है कि हम लोग उससे इतना बायोमास बना सकते हैं कि हम लोग अपनी नहीं, अपने देश की नहीं, कि पूरे विश्व की ईंधन की क्षमता को पूरा करके भी उसके ऊपर भी ईंधन बना सकते हैं। जी हाँ, व्हाट अ थॉट, व्हाट अ फैक्ट्स। थैंक यू वेरी मच श्याम गोलब सर, एंड गुड मॉर्निंग एमसीएल इंडिया परिवार। आप देख रहे हैं हर फ्राइडे श्याम सर हमें आके क्या बता रहे हैं, एक लेजेंड जो विजन बता रहे हैं, भविष्य बता रहे हैं। जी हाँ, गए 20-22 सालों से श्याम गोलब सर के मार्गदर्शन में एमसीएल हमें आने वाले कल का सुनहरा सपना दिखा रहे हैं।
और उस सपने में ये पूरा MCL इंडिया शामिल है। आज हमारे आस पड़ोस में, हमारे घर के किचन से लेकर हमारे गांव के शिवार तक, हमारे तालुके, जिले और हर गांव में, सब पूरे देश में इतना बायोमास है कि हम ईंधन में वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी आराम से बन सकते हैं, और इसमें शामिल है आप सारे लोग। तो थैंक यू वेरी मच फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट और अंडरस्टैंड हमारा रोल। जी हाँ, इस बात को आज प्राचार्यों ने समझाया कि हम लोग श्याम सर के काम से 1% इंस्पायर होने के बाद 99% हमको उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, और ये आप सब लोग बहुत जोर शोर से अपने गांव में, अपने तहसील में, अपने जिले में कर रहे हो। यही MCL है और यही MCL का फ्यूचर है। सो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर श्याम गोलब सर, थैंक यू वेरी मच प्राची मैडम, एंड थैंक यू वेरी मच all the stakeholders of MCL, MVP owners, channel partners, MBAs, MP owners, BDAs, senior BDAs, prime BDAs, senior prime BDAs, and all the farmers who are members of our 7 and 12 MPOs. Thanks a lot. Yes. हर बार की तरह मैं आज भी कहना चाहूंगा कि आपको इस देश की मिट्टी का वास्ता है, और MCL ही सुजलाम सुफलाम भारत का रास्ता है। जय हिंद, जय MCL। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर लवेश सर। जो नारा आप हर बार देते हैं, इससे हमें और ज्यादा प्रेरणा मिलती है और हमारे गोल की ओर बढ़ने के लिए हमारा मनोबल और ऊंचा होता है। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। एंड शुक्रिया अदा करना चाहूंगा मैं उस इंसान का जो बार बार हर बार ये बात कहते हैं, एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूशन। जी हाँ दोस्तों, जो कहानियां, जो बातें वो हमें बताते हैं हर शुक्रवार, वो महज मोटिवेशन नहीं होता, बल्कि उनसे सीख कर हमें हमारा आगे का रास्ता तय करना होता है, उसे एग्जीक्यूट करना होता है। और वही बात आज फिर एक बार उन्होंने अंडरलाइन की है। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्राची मैडम का। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, आपको फिर एक बार ये याद दिला दूं कि आपको चैट बॉक्स में एक लिंक शेयर की गई है, इसके ऊपर जाकर आपका फीडबैक हमारे साथ शेयर करिए। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण है। और अब मुझे मौका मिला है उस इंसान का शुक्रिया अदा करने का जिसे हम सभी लोग चाहते हैं, सराहते हैं, और जो सही मायने में हमें राह दिखाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब तक हमें शायद कई लोगों ने पूछा होगा कि ये होगा कैसे। ये जरूरी नहीं कि हम ये करेंगे कैसे, लेकिन हम करेंगे इस हौसले को लेकर। जिन जिन लोगों ने भरोसे के साथ काम करना शुरू कर दिया है, आज उनके सवालों के जवाब उन्हें मिल चुके होंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग अब जान चुके हैं कि जो भी देश विकसित है, वो देश विकसित होने का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, और वो है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में लगने वाले ईंधन और ऊर्जा का जो उपाय है वो उन्होंने ऑलरेडी कर दिया है। हमारे पास निसर्ग ने, प्रकृति ने जो दिया है हमें, उसका अगर हम सही मायने में अगर इस्तेमाल करते हैं तो आने वाले दिनों में वो सारी चीजें जो हम करना चाहते हैं और अपने आप को विकसनशील देश से विकसित देश बनाना चाहते हैं, वो हम कर सकते हैं। इस बात को फिर एक बार दोहराने वाले और हमें क्लियर कट बताने वाले कि क्या क्या हमारी प्रोसीजर्स होने वाली है, किन किन माइलस्टोन के साथ में हम ये सब चीज करने वाले, ऐसे हमारे एडवाइजर, हमारे रचनाकार, शिल्पकार डॉक्टर श्याम गोलब सर का मैं यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो यहाँ पर ये वेबिनार के माध्यम से आप लोगों को मोटिवेट करना नहीं चाहते, बल्कि रास्ता दिखाना चाहते हैं कि जो हमने सोचा है वो हम कर कर दिखाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए ये वेबिनार नहीं होता, बल्कि ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। Thank you very much, Dr. Shyam sir, for inspiring words, and thank you for motivating us, guiding us, and letting us know that we can do something for our country. Thank you very much, all our prime BDAs, BDAs, senior BDAs, MPO, MBS, MVP, channel partners, and all the stakeholders. जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोगों का भरोसा आज हमें यहाँ पर लेकर आया है। दोस्तों, ये भरोसा बरकरार रखिए, क्योंकि आने वाले दिनों में हम पूरी दुनिया को बदलने वाले हैं।
थैंक यू वेरी मच एंड शुक्रिया अदा करना चाहूंगा पूरी एमसीएल टीम का। थैंक यू वेरी मच ऑल द पीपल हु हैव ट्रस्टेड अस। दोस्तों फिर एक बार मैं यहाँ पर आपको याद दिला दूं कि हमारी सेहत बहुत 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 जरूरी है, क्योंकि क्रांति अगर लानी है तो हम सेहत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते। इसीलिए आपको आपका, अपने परिवार का और पूरे एमसीएल परिवार की सेहत का ख्याल रखना है। दोस्तों इसी के साथ मैं मंगेश शेलार आपका होस्ट ये कहना चाहता हूं कि इसी के साथ यह वेबिनार यही समाप्त हुआ। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।